तुम इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं करोगी। वो उसके सर पर खड़ा चीख रहा था। मिस्टर शाहज़र, मैं इस पर साइन कर चुकी हूँ। वो अपने शोल्डर कट बालों को झटका देकर बेएतनाई से खड़ी हुई। हमें बहुत बड़ा नुकसान होगा, तुम समझने की कोशिश करो। मुझे होगा, तुम्हें तो नहीं ना। मैं अपने शेयर्स लगा रही हूँ, उसने अकड़ कर कहा। दिलहम, तुम बहुत पछताओगी, क्योंकि इतनी बड़ी पेमेंट पहले कर रही हो। तुम्हें क्या पता कि इस बिज़नेस से तुम्हें फ़ायदा होगा। शाहज़र पिछले 1 घंटे से उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, मगर वो जैसे समझना ही नहीं चाहती थी। होगा फ़ायदा, देखना तुम। हमारा बिज़नेस अब इंग्लैंड तक भी फैलेगा। जिस कंपनी से तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया है वो पहले ही खसारे में है, इस पर कर्जे हैं। वो क्या तुम्हारे बिज़नेस को फैलाएगा? अंदाज़ इस्तेहज़ाइया था। आप अपने काम से काम रखें। मैंने आपसे तो मदद नहीं मांगी। मैं अपने शेयर्स लगा रही हूँ, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आपसे मेरा कम से कम कोई वास्ता नहीं, ना ही खूनी रिश्ता और ना ही कोई रिलेशन। आप बड़े पापा के दोस्त के बेटे हैं, इसलिए मुझसे आपका कोई रिलेशन नहीं। उसने शाहज़र को उसकी हैसियत याद दिलाई। आपके बड़े पापा ने मुझे अपना बेटा बनाया है, इस हवाले से वही मेरे बाप हैं। मैंने आँख खोलने के बाद उन्हें ही देखा, इसलिए इस हवाले से आप मेरी कुछ लगती हैं। सॉरी, मैं आपको कोई दर्जा नहीं दे सकती। वो अपना पर्स उठाकर बाहर जाने लगी तो शाहज़र ने उसका बाजू पकड़ा तो वो झटका खाकर रह गई। अंदाज में एक रोब था, तुम ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करोगी क्योंकि सबका नुकसान करोगी। उसने बड़ी बड़ी गुस्सैली आंखें उस पर गाड़ी तो दिलहम ने दांत पीसे। डोंट टच मी मिस्टर शाहज़र, आप मुझे धमकाकर अपनी मर्जी मुसल्लत नहीं कर सकते। उसने अपना बाजू छुड़ाया। ज़िद्दी तो वो शुरू से थी, फिर जब से डैडी की डेथ हुई थी वो कुछ खुदसर हो गई थी। किसी ने इन्हें कत्ल कर दिया था, वजह आज तक समझ ना आई थी। फिर अम्मी थी, वो कुछ कहती ही ना थी। मैं करूँगा, तुम आखिर समझती क्या हो खुद को? वो टेबल से फाइल उठाकर फाड़ने ही वाला था कि दिलहम दौड़कर आई, उसके हाथ से छीनने लगी। मगर शाहज़र मजबूत और तवाना मर्द, वो कहाँ नाजुक इंदान सी, उसके धक्के से दूर जा गिरी। शाहज़र ने फाड़कर कागज़ हवा में उछाल दिए। वो गुस्से की चिंगारियाँ लिए उसे देख रही थी। इस बिज़नेस में मैं भी इन्वॉल्व हूँ, मैं भी आता हूँ इधर। बड़े पापा के शेयर्स हैं, आपके नहीं। सुना आपने? ये तुम्हें वक्त बताएगा किसके शेयर्स हैं। कान खोल कर सुन लो। अगर तुमने मीटिंग कैंसिल नहीं की तो याद रखना, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। क्या करोगे? जान से मार दोगे? वो खड़ी हो गई। उससे भी दरेग नहीं करूँगा। वो एक सुलगती निगाह उस पर डालकर बाहर निकल गया। पता नहीं क्या समझता है खुद को। बड़े पापा ने ज़्यादा ही सर चढ़ाया हुआ है, देखती हूँ कैसे अपनी चलाता है। मैं भी ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करूँगी। वो हुंकारा भरकर रह गई। शाहज़र बड़े पापा के मरहूम दोस्त का बेटा था, जो कि गैर मुल्की थे। बड़े पापा इन दिनों अमेरिका में थे। उनके दोस्त की बीवी शाहज़र को जन्म देने के बाद फौत हो गई थी। वो भी बीमार थे। उन्होंने आखिरी लम्हात में कहा था कि उसे पाकिस्तान ले जाना। वो मुसलमान तो पहले ही हो गए थे। शाहज़र 7 साल का था। उसे इतने ढेर सारे लोगों में एडजस्ट करने में मुश्किल भी हुई, मगर फिर सबकी मोहब्बत और तवज्जो से जल्द घुल मिल गया। उससे 5 साल छोटी दिलहम से कभी ना बनी, जो आज तक वैसी ही थी। अम्मी, उसे ईद पर रेडीमेड सूट लूँगी। मुज़ना ने उनसे कहा, अपने पापा से कहना। मैं पापा से नहीं, भाईजान से कहूँगी। इस बार सारी शॉपिंग उनके साथ करूँगी। वो छोटी होने का बड़ा फ़ायदा उठाती थी। मुनीब का अब तुम दिमाग खाना। इसे कौन कह रहा है? मैं तो शाहज़र भाई की बात कर रही हूँ। इस लड़के को अपनी खबर नहीं, आजकल वैसे ही वो कुछ चुप चुप है। वो कपड़े तह करके वार्डरोब में रख रही थी। वजह मुझे पता है, दिलहम बाजी से इनकी जंग हुई है। दिलहम से? मगर शाहज़र ने मुझे तो कुछ नहीं बताया। वो वार्डरोब बंद करके आई। भाईजान पापा से कह रहे थे कि दिलहम बाजी कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुकी हैं, इससे इन्हें लॉस होगा। ये लड़की भी अजीब है, बस अपनी करती रहती है। इन्हें बाज़ औक़ात दिलहम पर गुस्सा आता। अब इन्हें शाहज़र की फ़िक्र हुई तो उसके कमरे में आ गई, जहाँ वो इस तरफ से टहल रहा था। क्या बात है बेटा? वो उससे बिल्कुल सगे बेटों की तरह ही मोहब्बत करती थीं। कुछ नहीं, झट से रूखे लहजे में कहा। सुन ली है मैंने सारी बातें, मुज़ना ने बता दिया है। क्या बता दिया है? वो हैरानगी से इन्हें देखने लगा। दिलहम से तुम्हारी कोई बहस हुई है? ऐसी कोई ख़ास नहीं हुई है, तुम छुपाओ बातों को। मैं कहती हूँ शाहीन से कि अपनी बेटी को संभाल कर रखे घर में। ये बिज़नेस वगैरह मर्दों का काम है। अरे अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो घबरा गया, क्योंकि उसे पता था दिलहम का नज़ला फिर इसी पर ही गिरेगा। कुछ अरसे की बात है, नजीब संभाल लेगा बिज़नेस। इसे क्या ज़रूरत है ऑफिस जाने की? अम्मी, वो बड़ी है और नजीब अभी बच्चा है, उसे कहाँ अकल। मगर तुम्हें जो परेशान करती रहती है। मैंने जन्म नहीं दिया, तुझे माँ बनकर पाला है। तू मेरे जिगर का टुकड़ा है। तेरे आते ही तो खुदा ने मेरी गोद भरी थी। वो अफसरदगी से बोली। मैं भी आपको अपनी सगी अम्मी कहता हूँ। क्या हुआ अगर वो नहीं समझती तो?
वो इन्हें शाने से लगाकर बोला, कितना खुश खुरम घराना था हमारा। 3 साल पहले रहमान को ना जाने किसने दुश्मनी की भेंट चढ़ाया कि पता ना चला कि किसने कत्ल किया है। तब से ही ये लड़की खुदसर हो गई है। वो अपने आंसू अपने आंचल के कोने से साफ करने लगी। ठीक हो जाएगी, आप इतनी परेशान ना हो। तुझे परेशान देखकर हो जाती हूँ। उन्होंने शाहजर का चेहरा देखा। देखिए, बिल्कुल खुशबाश हूँ, बल्कि मुस्कुरा रहा हूँ। वो हंसा। बहुत बातें बनानी आती हैं। उन्होंने उसे धप लगाई। शाहजर ने इन्हें अपने शाने से लगा लिया। कोई निराली ईद नहीं आ रही है, आती ही है, उसने मुंह बनाकर कहा। ईद की तो बात ही कुछ और होती है। आज 18वां रोज़ा है और पता भी नहीं चला। मुजना ने डाइनिंग टेबल पर लवासमात रखे। रोज़ा खुलने में आधा घंटा था। अम्मी और बड़ी अम्मी किचन में थी। आज तो इरम भी आई हुई थी। तुम बस गिनती रहो दिन, और क्या। भाईजान ने इतनी ढेर सारी शॉपिंग करवाई है। वो इतराई, बस ज़्यादा अपने इस मुंह बोले भाई का नाम मेरे सामने ना लिया करो। वो शाहजर से चिढ़ने लगी थी। इतने में शाहजर भी वहीं आ गया। सफ़ेद शलवार कमीज़ में, उस पर उसकी लंबी चौड़ी हाइट जो उसे घर में नुमायाँ करती थी। दिलहम ने नागवारी से मुंह फेर लिया। आज पकाया क्या है मुजना? उसने दिलहम की बात सुन ली थी, फिर भी ऐसा बन गया जैसे सुना ही ना हो। दिलहम बाजी ने कढ़ाई गोश्त पकाया है। अब खाकर पता चलेगा कैसा पकाया है, उसने शरारत से कहा। वो मैंने अपने घर वालों के लिए बनाया है। बाजी, भाईजान कोई इस घर से अलग तो नहीं? मुजना बुरा मान गई। जो अलग होता है उसकी सोचें भी अलग होती हैं। हम में शामिल होने से कोई हमारा हो नहीं जाता। दिलहम की आहानत आमेज बातें शाहजर को मुश्तिल करने को काफ़ी थीं, मगर वो हर बार जब्त से काम लेता कि ये उसकी कुछ लगती थी। ये इंसान पर डिपेंड करता है, वो किसी को कितना समझता है, कितना शामिल करता है। उसने भी ना चाहते हुए भी तल्ख बात कह दी। जो लोग अलग थलग होते हैं, इन्हें शामिल करके भी कुछ हासिल नहीं होता। उसने ग्लास टेबल पर ज़ोर से रखे। मुजना ने तो सर पकड़ लिया, क्योंकि अब फिर दोनों में जंग छिड़ गई थी। मैंने कहा ना कि फ़ायदा नुकसान इंसान के हाथों में होता है। वो उसे कितना समझता है और उसके क्या काम आ सकता है। मैं ऐसे लोगों से काम लेना भी अपनी तौहीन समझती हूँ, उसने कहर बरसाते लहजे में कहा। शाहजर ने फिर भी तहम्मुल का मुजाहरा किया। वो चाहे उसे कुछ ना समझती थी, मगर वो तो उसे अंदर कैद कर चुका था। बचपन से ये नरमो नाजुक लड़की लड़ती झगड़ती दिल में जगह बनाती गई थी, और वो चुपचाप उसकी कड़वी कसीली सुने जाता। वो सबसे अलग बैठा हुआ रोज़ा खोल रहा था, क्योंकि दिल जो इतना मकदूर हुआ गया था, वो मगरिब की नमाज के बाद इशा की नमाज और तरावी पढ़कर ही घर आता था। आज वो अभी तक नहीं आया था। इरम इंतज़ार में बैठी थी, क्योंकि शाहजर से उसकी मुलाकात ही ना हुई थी। वो मुइज़ को सुला चुकी थी। मुजना अपने कमरे में थी, जबकि दिलहम फाइल चेक कर रही थी। तुम्हारे साथ कोई मसला है? दिलहम ने इरम की तरफ देखा। भाईजान का इंतज़ार कर रही हूँ। वो मसूब 12-1 बजे से पहले नहीं आते। वो मुस्कुराकर तंज कर गई। बड़ी खबर रखती हो तुम उनके आने जाने की, बकौल अम्मी बता रही थी। वो खजल हो गई। इतना बुरा मेरा भाई नहीं है जितना तुम बुरा समझती हो, बस अपना नहीं है। वो झट बोली। दिलहम, ये हमारे महसूसात होते हैं कि किसी को हम अपना समझे। शाहजर भाई बिल्कुल सगे भाइयों की तरह हम तीनों को चाहते हैं। उसे हमेशा दिलहम से यही गिला रहता। इतने में वो आ ही गया, थका थका सा। दिलहम ने उसे तनकीदी निगाहों से देखा और जलाने वाले अंदाज में फाइल सामने की, तो वाकई वो चौंक गया। आपकी वजह से मैं सोई भी नहीं। इरम खफगी से बोली। क्यों नहीं सोई? सो जाती। लो, ऐसे कैसे सो जाती? घर तो आने की आपको फुर्सत नहीं, यहाँ भी दस्तयाब नहीं होते, वो बोली। शाहजर दिलहम के सामने वाले सोफे पर बैठ गया। वो कनखियों से उसे देखकर रह गई। कुछ लोगों को मेरी मौजूदगी नागवार गुजरती है, इसलिए बाहर ही रहता हूँ। दिलहम झटके से खड़ी हो गई। हालांकि पेपर्स पर उसके साइन की भी ज़रूरत थी। ये फाइल्स रखी हैं, साइन कर दीजिएगा। वो उसके करीब डालकर चली गई। देखा तुमने इसकी हरकत? पता नहीं क्या बरहम रहती है ये मुझसे। वो मलूल हो गया। आप क्यों फिक्र करते हैं? रहती है तो रहे। इरम ने उसे समझाया। ये बताओ, मुइज़ सो गया? वो तो मैं जब नमाज़ पढ़ रही थी उसी वक्त सो गया। वो बोली। अच्छा, तो सहरी में मुलाकात होगी, थोड़ी देर तो बातें करें ना। इरम ने इसरार किया। बेटा, इस वक्त सर में दर्द हो रहा है। वो उठा। फाइल्स तो ले ली, इसे वापस दे आओ। कहना मेरे सर में दर्द है, अभी साइन नहीं कर सकता। वो संजीदगी से कहता चला गया। दूसरे दिन उसने बड़े पापा से शिकायत कर दी थी। शाहजर उनके सामने खड़ा था, मगर एक लफ्ज़ नहीं बोला। बड़े पापा, ईद के फ़ौरन बाद मैंने मीटिंग रखी है। ईद के फ़ौरन बाद मुझे सिंगापुर जाना है। शाहजर ने जानबूझकर प्रोग्राम बनाया था ताकि उसका ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाए। आप बाद में जा सकते हैं, तुम बाद में रख सकती हो मीटिंग। उसे भी ज़िद हो गई। बड़े पापा, मेरे शेयर्स हैं, अगर मैं लगा रही हूँ तो इन्हें क्या तकलीफ़ है? वो तकलीफ़ क्योंकि इस कंपनी के साथ तुम कॉन्ट्रैक्ट नहीं करो, किसी दूसरी पार्टी को पकड़ लो।
नवाज़ एंड को भी तो हैं। सॉरी, मुझे वो लोग ठीक नहीं लगते। वो बोली, तुम्हें ठीक लगते कौन हैं सवाई अपने? तंज में बुझा तीर फेंका। अगर तुम दोनों लड़ चुके हो तो मैं कुछ बोलूं? वो इन दोनों की तकरार से तंग आकर बोले, बड़े पापा इनसे कहें साइन करें, आज आखिरी तारीख है। पापा मैं बिल्कुल नहीं करूँगा साइन। वो भी अड़ियल घोड़ा था। प्लीज़ बड़े पापा। अब वो इल्तिजा पर उतर आई थी। शाहज़र बेटा कर दो साइन। करने दो इसे कॉन्ट्रैक्ट, क्या पता तुम गलत सोच रहे हो। पापा मैंने सारी मालूमात की हैं, इससे हमें लॉस होगा, आप तो समझें। वो झुंझला गया। दिलहम ने उसे देखा जो फ़ॉन कलर के कुर्ता शलवार में स्मार्ट लग रहा था, मगर उसे तो इससे नफरत थी। बहरहाल तुम्हें साइन करने होंगे, आखिरी तारीख है, और तुम अपना सिंगापुर जाने का प्रोग्राम कैंसिल करो, मीटिंग के बाद जाना। अब उन्होंने उसे हुक्म दिया तो वह तपाई को ठोकर मारकर रह गया, जबकि वो फातिहाना अंदाज में मुस्कुरा दी। दिलम बेटा फाइल तुम मुझे दो, साइन करके ये ऑफिस ले आएगा। उन्होंने इससे कहा, ये रखी है फाइल। पापा इनसे कह दें एक मीटिंग आज की है इनके साथ, ये अगर मेरे साथ चलें तो इससे ये रहेगा कि हम दोनों का ताउन हासिल है। जब सारे काम तुम कर रही हो तो ये ताउन क्यों, जब मेरी रजामंदी ही नहीं। इसे दिलम पर बहुत गुस्सा आ रहा है। शाहज़र बेटा तुमने आज इसके साथ जाना है, मैं ना नहीं सुनूंगा। वो हुक्म देकर बोले, तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। वो बुड़बुड़ाता चला गया। इफ्तार के बाद इन दोनों को ही जाना था। इंग्लैंड से पार्टी आई थी, गारमेंट का तमाम काम उनके अंडर में होना था। शाहज़र बेदिली से तैयार होकर उतरा, जबकि वो ब्लैक नेट के सूट में चमक रही थी। शोल्डर कट बालों के बैंड में जकड़ा हुआ था। ज़्यादा रात मत करना, अम्मी ने उससे कहा। आप इत्मीनान रखें, नजीब से कहिएगा वो आपके पास ही रहे। वो अपना पर्स झुलाती बाहर निकल गई। ड्राइविंग सीट पर वो बैठी तो शाहज़र ने उसे रोक दिया। गाड़ी मैं चलाऊंगा, मेरी गाड़ी में चलोगी? देखिए मुझे अपनी गाड़ी में जाना है। ठीक है तुम अपनी गाड़ी में जाओ, मैं घर वापस। वो जाने के लिए मुड़ा। अच्छा चले। उसने दांत पीसे। सारा रास्ता दोनों ही खामोश रहे। शर्टन में मीटिंग थी, सारा वक्त ही वही बोलती रही। शाहज़र ने ज़रा भी गुफ्तगू में हिस्सा ना लिया। हालांकि वो लोग इसे फॉरनर समझ रहे थे, मगर उसने बताया कि मैं पाकिस्तानी हूँ। दिलम ने हैरानगी से उसे देखा। चेहरे पर एक सख्ती थी। वो सबके सामने झिंपी रही थी क्योंकि शाहज़र बिल्कुल अलग थलग बैठा था। शाहज़र को वैसे ही इस कॉन्ट्रैक्ट से दिलचस्पी ना थी। साइन वगैरह दोनों ने ही किया, मगर वो फिर भी कुछ ना बोला। दिलहम का दिल चाहा भी कि वो कुछ तो दिलचस्पी ले। नजीब और मुनीब ने घर में एक हंगामा मचाया हुआ था क्योंकि चांद नज़र आ चुका था और फुल आवाज़ में टीवी खुला हुआ था। मुजना को तो वैसे ही खुशी थी, जबकि दिलहम अंदर अपने कमरे में थी। आज वो ऑफिस भी ना गई थी, शाहज़र ही गया था। यार आवाज़ तो स्लो कर लो। नजीब अपने कपड़े नूरा को निकाल कर दे दो, वो इस्त्री कर देगी। दिलहम ने उसे कहा। दे दूंगा। शाहज़र भाई चांद नज़र आ गया है? वाकई अभी नज़र आया है। उसने मानी खेज निगाह दिलहम पर डाली तो वो तब गई। आपको इधर कहाँ नज़र आ गया? नजीब ने पूछा। नजीब चलकर पहले कपड़े दो। नजीब आज सुबह से मौसम इतना अच्छा था। शाहज़र ने फिर अपनी बात निकाल ली। अच्छा अब समझा। वो जो आज ऑफिस नहीं गई थी, नजीब बताऊँ तुम्हें, वो इसे मारने को लपकी जो बचाव के लिए शाहज़र के पहलू में घुस चुका था। यार सच कितना बोलते हो, शर्म आनी चाहिए आपको इस तरह बोलते हुए। वो तनक कर गई। और मैंने तुम्हें कुछ कहा? शाहज़र ने हैरानगी से उसे देखा। या आप मुझे ही कह रहे थे आज मैं ऑफिस नहीं गई तो मौसम अच्छा हो गया? मौसम अच्छा हो सकता है अगर तुम अपने चेहरे का जाविया दुरुस्त कर लो। भाईजान आपकी फिर लड़ाई हो जाएगी, मुनीब ने कहा। आपकी शिकायत नाम मैं बड़े पापा से लगाऊंगी। एक साइन क्या कर दिए, मौसूफ तंज पर तंज किए जा रहे हैं। वो रूहानसी सी हो गई। मोहतरमा आपने अपनी पूरी जमा पूंजी लगा दी है, अगर नुकसान हो तो मुझसे कुछ मत कहिएगा। वो बोला। नहीं कहूँगी आपसे, आखिर अकड़ किस बात पर रहे हैं? आज फिर वो दूबदू हो गई। ये क्या हो रहा है अम्मी, ये शख्स मेरा बहुत जी चलाता है। वो अम्मी से बोली। चची जान बात इस वक्त कुछ भी नहीं थी, मैं नजीब और मुनीब से बात कर रहा था। ये खुद ही मोहतरमा। शाहज़र ने झट अपना दिफा किया। मुझ पर तंज कौन कर रहा था? तौबा है, कितनी झूठ बोलती हो तुम। अपनी सिर्फ तो मुझ पर थोप दी। अब इसे चिढ़ आई। वो पैर पटकती चली गई, जबकि वो हंसी दबा गया। मुनीब और नजीब अलग चुप थे। शाहज़र बेटा वो तुमसे बदतमीज़ी कर जाती है, मुझे अफसोस होता है। चची जान अब आप मुझे शर्मिंदा ना करें। वो थोड़ी ज़िद्दी है और कुछ रहती भी अलग थलग है, इसलिए मुझसे तलखी से बोल जाती है। वैसे बाजी दिल की बुरी नहीं है, नजीब ने कहा। तुम्हारी बाजी का दिल मैंने अभी देखा ही कब है, वो सरगोशी में बोला। नजीब चलो तुम अपने कपड़े निकाल कर दो, नूरा इस्त्री कर देगी, सुबह फिर उधम मचाओगे। वो उसे ज़बरदस्ती ले गई। कहते हैं ईद का चांद गिले शिकवे भुला देने का नाम है। फिर ये दिलहम बाजी आपसे क्यों खफा रहती हैं? नजीब को खुद अफसोस होता था। इसलिए कि मैं हूँ फरंगियों की नस्ल से और तुम लोग हो मुसलमान। वो बोला। हैं तो आप भी मुसलमान?
سب سے زیادہ آپ ہی مسلم ہیں، نمازیں آپ نہیں چھوڑتے، روزے آپ پورے رکھتے ہیں، اعتکاف میں بھی آپ بیٹھتے ہیں، مگر یار اس بار محروم رہ گیا۔ دلہم کی وجہ سے رمضان کے آخری عشرے میں میٹنگ رکھ لی۔ اب اگر میں اعتکاف کا بہانہ کرتا تو کہتی کہ میں اس کے ساتھ جانا نہیں چاہتا۔ وہ دلہم پر ایک نظر ڈال کر بولا جو کسی کو فون کر رہی تھی۔ صبح عید کا دن تھا، پاپا اور بڑی امی نے سب کو عیدی دی تو شاہزر نے بھی عیدی بانٹی۔ سب سے زیادہ منیب نے لڑ کر لی۔ یہ آپ کا زیادہ سگا ہے، مزنہ ناراض سی بولی۔ آج تو وہ جدید تراش خراش کے قیمتی سوٹ میں کافی پیاری لگ رہی تھی۔ سگا تو میرا ہر کوئی ہے، بس سمجھنے کی بات ہے۔ اس نے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ نگاہ اس کی دلہم پر تھی جو پنک جارجٹ کے سٹائلی سے سوٹ میں ملبوس نظر لگ جانے کی حد تک حسین لگ رہی تھی۔ آپ تو ہمارے سب سے زیادہ سگے ہیں، نکالیے 500 روپے۔ یار مجھے اور کسی کو بھی دینا ہے، وہ شرارتی انداز میں بولا۔ مجھے پتہ ہے کہ کسے دینی ہے۔ دلہم باجی آ جائیں، شاہزر بھائی عیدی بانٹ رہے ہیں۔ منیب نے ہانک لگائی۔ مجھے ان سے عیدی لینے کا ایسا شوق نہیں ہے۔ وہ بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی۔ ایک وقت ایسا آئے گا تمہیں مجھ سے لینے کا ہی شوق ہوگا۔ دلہم رحمان۔ شاہزر نے مسکرا کر دل میں سوچا یہ تو حق ہے آپ کا، آ جائیں لائن میں لگ جائیں۔ سوری، وہ نخوت سے بولی۔ لے لو، بلکہ فائدہ اٹھا لو، منہ مانگی عیدی دے رہا ہوں۔ شاہزر کا انداز کچھ بدلا ہوا تھا۔ یہ منہ مانگی عیدی رکھیے، کسی کے لیے کام آئے گی آگے جا کر۔ وہ بڑی گہری بات کہہ گئی۔ منیب نے تو کھانسنا شروع کر دیا۔ دلہم نے مشکوک نگاہ سے اس پر ڈالی تو وہ جھٹ سیدھا ہو گیا۔ کسی دن بڑے پاپا سے شکایت لگاؤں گی۔ اس نے کیا کہہ دیا کہ تم پاپا سے شکایت لگاؤ گی؟ یہ دھمکیاں تم کم سے کم میرے بہن بھائیوں کو مت دیا کرو۔ شاہزر اس سے دوگدو ہو گیا۔ بہن بھائی؟ اس نے تو مسخر اڑایا۔ دلہم کبھی تم یہ بھی سوچ لیا کرو کہ رشتے صرف خونی ہی نہیں، کچھ اپنائیت کے، خلوص کے، محسوسات کے بھی ہوتے ہیں۔ وہ افسردگی سے گویا ہوا جو اسے کبھی اہمیت ہی نہیں دیتی تھی۔ اپنائیت کے رشتے بھی وہاں ہوتے ہیں جن سے دلی لگاؤ ہو۔ اس نے بھی ہار نہ مانی۔ منیب اور مزنہ ہکا بکا ان دونوں کی تلخ گفتگو سن رہے تھے۔ دلی لگاؤ بھی اسی صورت میں ہوتا ہے کہ آپ اپنے لوگوں کے ساتھ کتنے سچے ہیں، کتنا چاہتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں۔ کیونکہ جب ہمیں اپنوں سے محبت ہوگی تو ہمیں معلوم ہوگا کہ محبت کیا ہوتی ہے، مگر اس صورت میں کہ محبت کا مطلب آتا ہو۔ باتیں خوب بنانی آتی ہیں آپ کو، پتہ ہے محبت کے معنی؟ اس نے الٹا آنکھوں میں چنگاریاں لیے سوال داغ دیا۔ بہت اچھی طرح، کیونکہ بڑے مشہور نوجوان شاعر ہیں عاطف توقیر، انہوں نے بتایا تھا کہ محبت 4 لفظوں سے مل کر مرکب ہوا ہے۔ انہوں نے محبت کو حرف با حرف سمجھایا تھا، مگر میں تمہیں ایسے بتاتا ہوں کہ جو مسکراہٹ روح کی ہو، جس کی کوئی حد نہ ہو، جس میں تابندگی رہے صدا، میرے خیال میں تم تو اس کے مطلب میں بھی نہیں جانتی۔ وہ بڑی تفصیل کے ساتھ بول کر اس کے چہرے کے تاثرات دیکھنے لگا جو لاجواب ہو کر رہ گئی تھی۔ آئندہ خیال رکھنا کچھ بھی کہنے سے پہلے، وہ بولا۔ اور ہاں، محبت پر جو میں نے ابھی لیکچر دیا ہے، تنہائی میں سوچ رہا کہ تم اس پر عمل کرتی ہو یا صرف محبت کا ڈھونگ رچاتی ہو اپنوں سے۔ وہ اس پر 5000 کا نوٹ پھینک کر چلا گیا۔ دلہم تو تل ملا کر رہ گئی۔ بدتمیز، ذرا تمیز نہیں ہے۔ بڑے پاپا کو بھی پتہ نہیں کیا ہوا تھا جو اسے یہاں لے آئے۔ اندر ہی اندر کھول کر رہ گئی تھی۔ اپنی فرینڈس کے ہاں جانے کا ارادہ تھا، وہ بھی کینسل کیا۔ شاہزر کو برا بھلا کہتی اپنے کمرے میں آ گئی۔ عید کا پورا دن اس کا خراب گزرا۔ ارم اپنے میاں سمیت آئی۔ وہ ان سب کے درمیان بھی آ کر نہ بیٹھی۔ امی کو اس کے الگ رہنے کی عادت سخت ناپسند تھی۔ شاہزر اس دن خوب چہک رہا تھا۔ شائستہ نے ریزائن کر دیا تھا کیونکہ اس کی شادی ہو رہی تھی۔ شاہزر کو پریشانی ہو گئی تھی، ایک سیکرٹری ضروری تھی کیونکہ اتنے کام ہوتے تھے، وہ کیسے کرتا۔ دلہم اپنے آفس میں ہوتی کیونکہ شائستہ دونوں کے ہی کام کرتی تھی۔ میں نے آج انٹرویو رکھا ہے، وہ اس سے مخاطب ہوئی جو موبائل پر بات کر کے آف کر چکا تھا۔ ابھی تو میرے پاس ٹائم نہیں۔ اس نے ریسٹ واچ دیکھی، 1 بج رہا تھا، مگر میں نے 3 بجے انٹرویو رکھا ہے، آپ کا ہونا ضروری ہے۔ اسے غصہ آیا۔ تمہیں میرے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، سارے کام تم کرتی ہو، سیکرٹری بھی خود رکھ لو۔ وہ دراز کھول کر کچھ تلاش کر رہا تھا۔ بلیک پینٹ شرٹ میں اس کے سرخ و سفید رنگت نمایاں ہو رہی تھی۔ ہر بات میں آپ مجھ پر طنز کیوں کرتے رہتے ہیں؟ طنز میں نہیں، تم کرتی ہو۔ کبھی اپنے لہجے پر غور کر لیا کرو۔ وہ گاڑی کی چابی اٹھا کر بولا۔ میں بڑے پاپا سے کہتی ہوں کہ آفس آپ آیا کریں، آپ کے ساتھ میرا گزارا نہیں ہو سکتا۔ وہ سیدھی فون کی طرف بڑھی۔ سرد لہجے میں شاہزر نے جھپٹ لیا۔ گزارا میرا تو ہو سکتا ہے، تم راضی تو ہو ایک بار؟ لہجے میں اس کے ایک رنگ آ گئی تو دلہم فوراً ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ آپ انٹرویو نہیں لیں گے؟ میں نے منع کب کیا ہے؟ آ جاؤں گا 3 بجے تک۔ وزٹ پہ جا رہا ہوں، کیونکہ کچھ ورکرز کو مشینری کی طرف سے پرابلم ہے، وہ سالو کر کے آتا ہوں۔
اب وہ خود ہی مفاہمت پر اتر آیا تھا۔ دلہم نے سکھ کا سانس لیا۔ خوبصورت سا فرنشڈ آفس تھا ان کا، پھر دونوں تھے بھی خوبصورت۔ ہر کوئی رشک سے انہیں دیکھتا۔ 3 بجے تک آ ضرور جائیے گا۔ اوکے، آ جاؤں گا۔ فیصل سے کہنا جو پیپرز میں نے دیے ہیں وہ فائنل کر دے، میں آ کر دیکھ لوں گا۔ وہ اس پر بھرپور نگاہ ڈال گیا اور نکلتا چلا گیا۔ وہ چلا گیا تو دلہم نے انتظار شروع کر دیا۔ لنچ بھی نہیں کیا کیونکہ اسے ڈر تھا کہ وہ کہیں موبائل پر نہ کہہ دے مصروف ہوں۔ وہ اس کے آفس میں بیٹھی انتظار کر رہی تھی کہ ٹھیک 2:45 بجے وہ شوق سی دھن بجاتا آ گیا۔ او ہو، لگتا ہے میرے بغیر تمہارا دل نہیں لگا جو میرے کمرے میں موجود ہو۔ ایسی کوئی بات نہیں، سنو، اگر ایسی بات بھی ہو جائے تو مذائقہ نہیں، کیونکہ فائدہ تمہیں ہی ہوگا۔ اب وہ اسے چڑھانے لگا۔ میرے خیال میں آپ میرے کمرے میں چلیں یا ہال میں کریں انٹرویو۔ وہ شاہزر کی بات نظر انداز کر کے بولی، اب تم یہیں رکھ لو میرے کمرے میں، اور آئینے میں دیکھ کر اپنے بال درست کرنے لگا۔ دلہم نے بڑی مشکوک نگاہوں سے دیکھا۔ اتنے میں انٹرکام کی بیل ہوئی۔ دلہم نے ریسیو کیا۔ آپ انہیں 1 بائی 1 بھیجیے گا، میں تھوڑی دیر میں بتاتی ہوں۔ اس نے بات کر کے ریسیور رکھا۔ فیصل کہہ رہا ہے لڑکیاں آ چکی ہیں، تھوڑا تیار ہو جاؤں۔ وہ واش روم میں گھسا، وہ انٹرویو کے لیے آ رہی ہیں۔ اسے شاہزر کی تیاری کھلی۔ پتہ ہے مجھے، یہ میں نے کب کہا کہ مجھے دیکھنے آ رہی ہیں؟ اس نے مسکرا کر ٹاول سے ہاتھ پہنچے۔ دونوں اب اپنی سیٹوں پر بیٹھ چکے تھے۔ 1 بائی 1 سب آتی گئیں اور اس نے دلہم کو بولنے کا موقع ہی نہ دیا، اور وہ سلگتی رہی۔ سارے سوال و جواب کر کے سب کو رخصت کر دیا۔ فیصل، مصباح کا لیٹر ٹائپ کر کے دے دو، انہیں میں نے سلیکٹ کر لیا ہے۔ اس نے فیصل سے کہا، وہ بالکل ٹھیک نہیں رہے گی۔ اس جاب کے لیے کمپیوٹر کا کورس کب کیا ہے؟ میں سکھا دوں گا۔ وہ مسکرا کر بولا، بٹ آپ سکھائیں گے؟ ہم نے کوئی انسٹیٹیوٹ نہیں کھولا۔ وہ تو بھنا گئی، میں اسے سکھاؤں گا ہر بات۔ میں تم اپنی نہیں چلا سکتی ہو؟ وہ اب برہم ہوا۔ پتہ نہیں کیوں مجھ سے الجھتے رہتے ہیں۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑا کر رہ گئی۔ شاہزر خوب سمجھ رہا تھا اس کی کیفیت۔ آج صبح سے ہی موسم ابر آلود ہو رہا تھا اور تھی بھی سب کی چھٹی۔ منیب اور نجیب لان میں ٹینس کھیل رہے تھے۔ مزنا جھولے میں بیٹھی تھی، جبکہ دلہم موسم کا لطف لینے پورچ کی سیڑھیوں پر بیٹھی انہیں کھیلتا دیکھ رہی تھی۔ شاہزر ٹیرس پر کھڑا دلہم کو بغور دیکھ رہا تھا۔ یہاں 2 پوائنٹ میرے اور 2 تمہارے ہوئے۔ نجیب بولا، منیب میں بھی کھیلوں گی۔ لاؤ ریکٹ۔ دلہم ہلکی پھوار میں چلی آئی۔ باجی یہ گیم ختم ہو جائے پھر آپ اور میں۔ نجیب نے بدستور اپنا کھیل جاری رکھا۔ شاہزر نے اس موسم میں اسے دھانی کلر کے کپڑوں میں دیکھا۔ اونچی پونی ٹیل بنائی، سائڈ پر پڑا دوپٹہ جھول رہا تھا۔ وہ تیزی سے نیچے اتر کر لان میں آ گیا۔ دونوں کا کھیل بھی تھوڑی دیر میں ختم ہو گیا۔ لیں باجی، آپ اور شاہزر بھائی کھیلیں۔ منیب بولا، مگر میں تمہارے ساتھ کھیلوں گی۔ اس نے صاف انکار کیا۔ دلہم، ایک گیم میں کوئی مذائقہ نہیں، چلو کمان۔ سوری، مجھے نہیں کھیلنا۔ وہ ویسے ہی اسے اب گھبرانے لگی تھی۔ کیا ہے باجی، ایک گیم تو کھیل لیں۔ نجیب کو اس کی ضد پسند نہ آئی۔ اصل میں تمہاری باجی کو مجھ سے ہارنے کا ڈر ہے۔ لہجہ مانی خیز ہوا۔ میں نے کبھی ہارنا نہیں سیکھا۔ وہ تب گئی۔ تو آ جاؤ، ایک گیم ہو جائے، دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے۔ اس نے چیلنج کیا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ریکٹ لے کر سامنے آ گئی۔ اب مزنا اور نجیب منیب دلچسپی سے ان کا گیم دیکھنے بیٹھ گئے۔ آپ دونوں ہیں بزنس مین اور وومن، اس لحاظ سے جیتنے والا ہمیں ٹریٹ دے گا۔ منیب تو جیسے تیسے موقع کی تلاش میں تھا۔ ٹھیک ہے، میری طرف سے ٹریٹ پکی، کیونکہ جیتوں گا میں۔ اوور کانفیڈنس، استحضائیہ بولی۔ اور پھر دونوں کا گیم ہوا۔ واقعی وہ ہار گئی اور وہ شرمندہ بھی ہو رہی تھی۔ نگاہ اس نے شاہزر سے نہ ملائی۔ بھائی جان پھر چلیں باہر۔ مزنا تو جیسے تیار بیٹھی تھی۔ ابھی نہیں، شام کو، بلکہ رات کا ڈنر، مگر دعا کرو بارش تیز نہ ہو۔ وہ آسمان کی طرف دیکھنے لگا جہاں کالے کالے گھنگریالے بادل آ رہے تھے۔ تم تو کہتی تھی کہ تم نے ہارنا نہیں سیکھا، آپ نے بے ایمانی کی ہے۔ وہ بولی، کیا میں نے بے ایمانی کی؟ سنیے محترمہ، میں ایمانداری سے کھیلا ہوں۔ آپ ہی مجھے گھورے جا رہی تھیں۔ اس نے ہنسی دبائی۔ شاہزر بھائی، آپ نے زبردست کھیلا ہے، نجیب نے سراہا۔ ویسے تمہاری باجی بھی خوب کھیلتی ہیں۔ اس نے اپنی بڑی بڑی آنکھیں اس پر جمائیں تو وہ غصے سے مٹھیاں بھینج کر رہ گئی، کیونکہ اتنے دل فریب موسم میں وہ کوئی چپکلش نہیں چاہتی تھی۔ چھپی رہی۔ رات وہ سب کو ڈنر پر لے کر جا رہا تھا، جبکہ اس نے جانے سے انکار کر دیا۔ شاہزر بے کل بھی ہوا تھا، وہ جا رہا تھا وہ بھی چلے۔ پھر بڑے پاپا نے ہی اسے زبردستی بھیجا کہ تم اکیلی کیا کرو گی۔ سارے راستے وہ چپ رہی اور وہ اس کی خاموشی چہرے کو دیکھتا رہا۔ عالی شان ریسٹورنٹ میں وہ لوگ بیٹھے تھے۔ مدھم لائٹ میں براؤن کپڑوں میں اس کی شرابی رنگت دمک رہی تھی۔ دلہم، تم بھی اپنی پسند بتا دو، وہ بولا۔
अपनी मर्ज़ी से मंगवा लें। वो निगाह सामने जमाए बोली, बाजी को चिकन कढ़ाई पसंद है, वो मंगवा लें। नजीब बोला। शाहज़र ने सबकी पसंद से काफ़ी कुछ मंगवाया। वो बराए नाम खा रही थी। वो नोट कर रहा था वो कब से इसे नीचा दिखाना चाहता था। वही मुतम्मल मिजाज ना थी शुरू से उसे अपने से अलग जाना, जबकि वो तो चुपके चुपके चाह रहा था। डर भी था कि इसे खबर हो गई तो कहीं जान से ना मार दे। वापसी में सबको लॉन्ग ड्राइव पर ले गया, जबकि वो गुमसुम ही रही। मुझसे बोलती भी तो हूँ हाँ से ज़्यादा ना बोलती। एक सादा सी तकरीब में दोनों को अंगूठी पहना दो। बड़े पापा ने कहा, भाई साहब अंगूठी की क्या ज़रूरत है, बात ही काफ़ी है। अब जो ईद आएगी इन दोनों की शादी की तारीख रख देंगे। शाहीन बोली, मैंने रहमान से पहले ही कह दिया था कि दिलहम शाहज़र की दुल्हन बनेगी। भाई साहब मैं कब मना कर रही हूँ, बस ज़रा दिलहम से तो जिक्र कर दें। शाहीन को अपनी ज़िद्दी बेटी की तबीयत का पता था, जिक्र करने की ज़रूरत नहीं, ख्वामखा फिर वो झिझकती रहेगी। शाहज़र के साथ दोनों ने ही बिज़नेस को संभाला हुआ है। बड़े पापा बोले, आप खुद ही तो कह रहे हैं अंगूठी पहना दो, आप मना भी कर रहे हैं। बड़ी अम्मी बोली, मैंने गलत कहा, रहने दो, इसे ईद आने में कितने महीने हैं, यही 8 महीने हैं, जब तक देखते हैं शायद इन दोनों में बन जाए। शाहीन एक बात कहूँ, दिलहम ज़रूरत से ज़्यादा खुदसर हो गई है। बात बात पर उसे ताने देती है कि तुम हमसे अलग हो। शाहज़र को मैंने माँ बनकर पाला है और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है पक्का वो। उस पर तंज किए जाती है। अरे शाहिदा, आप क्या बातें लेकर बैठ गई। मैं तो इसलिए कह रही हूँ कि आपने कहीं गलत रिश्ता तो नहीं जोड़ दिया। ज़िंदगी भर का मामला है, अगर दोनों में ना बनी तो क्या होगा, सवाए किल के कुछ हासिल ना होगा, मेरा बच्चा रुल जाएगा। भाभी आप ऐसे तो ना कहें। शाहीन बुरा मान गई। सही कह रही हूँ, क्योंकि मैंने जब देखा है दिलहम को जलीकट्टी सुनाते देखा है। वो बच्चा खुद बिन माँ बाप का है, उसे और कह कह कर वो एहसास दिलाती है। आप क्या लड़ने बैठ गई दिलहम? रहमान की वफ़ात के बाद से ज़रा टेंस हो गई है, क्योंकि सारा रहमान का बिजनेस उसने संभाला है। क्यों संभाल रही है? शाहज़र पर एतबार नहीं है। वो तो आज अपने दिल की भड़ास निकाल रही थी, जबकि शाहीन अफसरदा सी लब काट रही थी। उसे तुम कहो कि घर बैठे, क्यों जाती है वो ऑफिस? भाभी मेरी मानती कब है वो रोहानसी सी हो गई। पढ़ी लिखी बाशऊर लड़की अगर ऑफिस जाती है तो जाए, अच्छा है, दोनों मिलकर देखते हैं। मुझे भी शाहज़र ने नहीं आने देता। वो बोले, आप कब ठीक रहते हैं, आपके 2 बेटे हैं, संभाल सकते हैं। उन्होंने फ़ख्र से कहा, बात क्या हो रही थी, आपने तो लड़ना शुरू कर दिया। मैं लड़ नहीं रही हूँ, आप इस रिश्ते को ख़त्म करें, क्योंकि मुझे पता है दिलहम नहीं मानेगी। भाभी ऐसे तो ना कहें। शाहीन तड़प गई। रहमान ने और मैंने ये रिश्ता जोड़ा था, कोई ख़त्म नहीं कर सकता। वो अटल लहजे में बोले, अगर आपकी भतीजी ने ख़त्म कर दिया तब क्या करेंगे? बड़ी अम्मी गुस्से में खड़ी हो गई। भाभी ऐसे तो ना कहें, मैं समझा लूँगी दिलहम को। आप लोगों के सिवा हमारा है कौन? वो इनके हाथ थाम कर बोली, तुम्हारी बेटी तो खुद मुख्तार बनी हुई है, सारे फैसले खुद करती है, इसे परवाह है तुम्हारी? कितनी बीमार रहती हो, इसे तो अपने गरूर और तनतने से फुर्सत नहीं। बस करो शाहिदा, बहुत हो गई, कब से तुम बच्ची को बुरा भला कह रही हो। वो बोले, कान खोल कर सुन लो, कोई रिश्ता ख़त्म नहीं कर रहा। शादी होगी दिलहम की तो शाहज़र से, समझी तुम? वो भी अपनी बात के पक्के थे। वो कुछ ना बोली। घर में 2-3 दिन से वो खामोशी नोट कर रहा था। अम्मी और चची जान आपस में बात नहीं कर रही थी। पापा भी अलग मुजम्मल से थे। शाहज़र ऑफिस से जब आया, अम्मी को अपने कमरे में पाया, हालांकि वो उसके इंतज़ार में लाउंज में ही बैठी नज़र आती। उससे रहा ना गया तो वो चेंज करने के बाद उनके कमरे में चला आया। आगे तुम? पापा उसे देखकर बोले, अभी कुछ देर पहले आया हूँ। उसने जांचती निगाहों से अम्मी और पापा को देखा। दिलहम आ गई? जी, वो मुझसे पहले ही आ गई है, मुझे कुछ काम था इसलिए लेट आया। वो ढीले से कुर्ते शलवार में काफ़ी प्यारा लग रहा था। अम्मी को क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ तुम्हारी अम्मी को, वो बोले, जबकि अम्मी ने खफगी से इन्हें देखा। उसे पूरा यकीन था कुछ बात ज़रूर है, वरना अम्मी इतनी खामोश नहीं रहती हैं। पापा कुछ बात हो गई है? अब उसने कदरे तौक़ुफ़ के बाद पूछा। हाँ ऐसी कोई ख़ास बात नहीं। ये बताओ, दिलहम ने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था उन्होंने मशीनें भेजी? इस बारे में मुझे तो खबर नहीं, आप दिलहम से पूछिएगा। वो बोला, क्योंकि जब वो इससे दिलचस्पी ही नहीं रखता तो पूछे भी क्यों? क्यों? तुम दोनों वहाँ भी गुफ्तगू नहीं करते? अब वो खासे मुतफ़िक्र हुए। पापा दिलहम लगता है मेरा वजूद इस घर में बर्दाश्त नहीं करती। ऐसा नहीं हो सकता, मैं अलग हाय अल्लाह ना करे कि तुम अलग हो। अम्मी ने सुना तो झट बोल उठी, अम्मी मैं चाहता हूँ इस घर में सब खुश रहें। सब खुश हैं तो? पापा बोले। आज वो शाहज़र को बदला बदला देख रहे थे। मगर अम्मी दिलहम खुश नहीं रहती, वो ऑफिस में भी मुझसे ठीक तरह बात नहीं करती। ऐसा ना करूँ मैं अपना अलग बिजनेस? खबरदार, जो तुमने खुद को अलग करने का सोचा तो तुमने बताया नहीं। जो कुछ भी इस बिज़नेस में लगा है तुम्हारे बाप का है।
वो काहे को कब्जा जमाए बैठी है? शाहिदा, आप जब बोलती हैं गलत बोलती हैं। रहमान ने और अहमद ने मिलकर बिजनेस शुरू किया था। शाहजर के वालिद ने अपना मज़हब तब्दील करके इस्लाम कबूल करने के बाद अपना नाम अहमद रखा था। अम्मी, खुदा न खास्ता मेरा मकसद ये जताना नहीं कि मैं बताऊं कि ये सब कुछ मेरा है। ज़ाहिर है सारा तुम्हारा है, रहमान का तो एक हिस्सा है और फिर तुम्हारे पापा के शेयर्स हैं, वो तो तिल मिला गई। ये तेरा मेरा बिल्कुल मत करो शाहिदा। वो बच्ची भी हमारी है और शाहजर भी हमारा है। मैं दोनों को एक करने का सोच रही हूँ। तुम ऐसी फजूल बातें निकाल रही हो। शाहजर तो चौंक गया। उनके कहने पर अब गहरी पुरसोच निगाह उन पर जम गई। आपकी भतीजी इस काबिल नहीं है कि मेरे बेटे से उसकी शादी हो। शाहजर तो हैरान रह गया। मैंने तुमसे कहा ना कि मेरा फैसला अटल है। इन दोनों का रिश्ता कोई नहीं तोड़ सकता। वो एकदम आग बगोला हो गए। शाहजर मेरा बेटा है, वो वही करेगा जो मैं चाहूँगा। पापा, आखिर मसला क्या है? वो भी खुसिया गया। कुछ नहीं, तुम्हारा हमने बचपन में ही रिश्ता तय कर दिया था दिलहम से, रहमान ने और मैंने। तुम्हारी माँ तोड़ने के चक्कर में है। जी, अब तो इस पर हैरतों का पहाड़ टूट पड़ा। यानी किस्मत में इनका जोड़ लिखा जा चुका था। वो खुश भी हुआ मगर अम्मी की संजीदगी से पुर चेहरे को देखकर एकदम खुशी काफूर हो गई। वो शाहजर को पहले ही तंज के तीर मारती रहती है। ये शाहजर का मसला है, वो हैंडल करेगा। समझदार है मेरा बेटा, क्योंकि मैंने हमेशा उसे सुलह का सबक दिया है। ये मुझे कभी शर्मिंदा नहीं करेगा। पापा के लहजे में एक मान था, यकीन और खुशी थी जो शाहजर ने नोट की। बताओ शाहजर, मेरा मान रखोगे ना? जी पापा, आप बेफिक्र रहें, आप कभी शर्मिंदा नहीं होंगे। उसने इनका हाथ थाम कर इन्हें तसल्ली दी। अम्मी तो बाकायदा नाराज़गी से मुंह फेर कर रह गईं। शाहजर ने इन्हें भी देख लिया। वो फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। चेहरा मुतग़य्यर था, आवाज़ हरासा सी, बार बार लबों पर ज़ुबान फेरती। शाहजर रुक कर उसकी हरकत सकनात देख रहा था। हमने पेमेंट कर तो दी थी, 4 माह से कोई जवाब नहीं आया, ना फैक्स। आप एक बार और इन्फॉर्म करें, हमें मुश्किल हो रही है। वो मुसलसल लब काटे गई। कुछ देर बात की और फिर रख दिया। एनी प्रॉब्लम? अब उसने तफ्तीशी अंदाज में पूछा। हाँ, नहीं, कोई नहीं। उसने पानी का गिलास लबों से लगाया। फिर चेहरे पर हवाइयाँ क्यों उड़ रही हैं? नहीं तो वो आज गर्मी बहुत है ना। उसने अपने बालों को पीछे किया। हालांकि फुल एसी की कूलिंग में भी वो पसीने में नहा रही थी। अब वो उसे कैसे बताती कि कितना बड़ा लॉस हो रहा है। उसे शर्मिंदगी भी हो रही थी। मेरे ख्याल में एसी फुल है, पसीना फिर भी आ रहा है। आखिर आप मुझ में इतना इन्वॉल्व क्यों रहते हैं? वो चिढ़ गई। दिलहम, हर वक्त एक से मूड में ना रहा करो, कभी किसी के पुरखलूस जज्बों को भी देख लिया करो। वो खफीफ हो गया। नहीं ज़रूरत मुझे पुरखलूस जज्बों की। वो आंखें उस पर गाड़ कर बोली। तुम हो ही नहीं इस काबिल कि तुमसे बात की जाए। वो भी भुन्ना गया। फिर क्यों करते हैं? आप अपने काम से काम रखा करें। अब यही करूँगा। तुम कुछ भी करो, मुझे परवाह नहीं, क्योंकि तुम सिर्फ अपने मुतल्लिक सोचती हो, जिसे अपने अलावा किसी की परवाह नहीं। पता है दिलहम, जब कोई अपने मुतल्लिक सोचता है तब उसे सारे लोग बुरे लगते हैं, तब वो तन्हा हो जाता है। तुम भी तन्हा ही हो। वो ये कहकर रुका नहीं। उसे अफसोस भी हुआ कि उससे क्यों पूछ लिया। दिलहम सर हाथों में थामे बैठी थी। खुद ने ही नुकसान किया था, किसी को क्या दोष देती। शाहजर ने कितना मना किया था कि कॉन्ट्रैक्ट ना करो, मगर उसने अपनी चलाई। मैडम, शाहजर साहब के साथ मैं विज़िट पर जा रही हूँ। मिसबा उसे इतला देने आई। विज़िट पर तुम क्यों जा रही हो? उसे अछेबा हुआ। मैडम, सर कह रहे हैं मुझे। मैंने कहा भी आपको ले जाएं। तुमसे जितना पूछा जाए उतना बोला करो। वो अब शाहजर से पूछने उसके कमरे में आई। विज़िट पर मुझे जाना था, आप मिसबा को क्यों लेकर जा रहे हैं? मर्जी मेरी है। अब वो रुखाई पर उतर आया। मिस्टर शाहजर, मिसबा हमारी सेक्रेटरी है, कोई ऑनर नहीं जिसे आप साथ लेकर घूमें। उसे शाहजर की रुखाई पर गुस्सा आया। मिसबा नहीं जाएगी, मैं जाऊंगी। हर बात में अपनी मर्जी मुसल्लत करती हो। जाओ विजिट पर। मशीन नहीं आई तो सारे वर्कर हड़ताल कर देंगे। रोज़ कोई ना कोई ज़ख्मी हो रहा है। वो बोला। मैं कोशिश में लगी थी। क्यों? तुमने तो 4 माह पहले पेमेंट की थी, फिर मशीनरी पहुंची क्यों नहीं? अब उसने तंज का वार किया। आ जाएगी, कुछ कागजी कार्रवाई है जो रुकी हुई है। आने से उसने निगाह चुराकर उजर तराशा। कागजी कार्रवाई में रुकी हुई है या उन्होंने हजम कर ली तुम्हारी रकम? प्लीज़ आप खामोश नहीं हो सकते। दिलहम, आप इस फील्ड में अभी नहीं हैं, आपको नहीं पता बिजनेस कैसे किया जाता है। मेरे ख्याल में आप गद्दारी सीखिए। अब वो उसे मशवरा देने लगा। व्हाट? वो तो धाड़ उठी। हाँ, क्योंकि बिजनेस तुम्हारा रोग नहीं, सवाई घर वालों के लिए तुमने दलसरी की हुई है। वो उसे मुसलसल जलाए जा रहा था। सर, मे आई कम इन? मिसबा भी चली आई। हाँ मिसबा, आप तो नहीं, आपकी मैडम जा रही हैं मेरे साथ, मगर कल
कल लंच आप मेरे साथ करेंगी? जी सर। वो हैरान रह गई, जबकि दिलहम भी चौंक गई। क्यों, क्या हुआ? कल आप मेरे साथ होंगी। वो मुस्कुराया। मिसबा खिल उठी, झट चली गई। सेक्रेटरी है वो हमारी, पता है मुझे, मगर बहुत मासूम लड़की है। अब उसने दिलहम को चिढ़ाया तो वो दांत पीस कर रह गई। उस दिन उसे कुछ शॉपिंग करनी थी। अम्मी ने उसे लंबी लिस्ट दी थी। दिल नहीं चाह रहा था, मगर जाना ज़रूरी था। अकेले ही सारी शॉपिंग की। वापसी में उसकी गाड़ी ख़राब हो गई, बीच रास्ते में फंस गई। बड़ी देर में घर पहुंची। इतनी देर लगा दी तुमने, फ़ोन ही कर दिया करो, शाहीन ने उसे डांटा। मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई। फिर जगह भी ऐसी थी कि बड़ी मुश्किल से टैक्सी पकड़कर आई हूँ। वो सारे शॉपर्स रखकर लाउंज में ही काउच पर दराज हो गई। सारी चीज़ें ले आई ना तुम? देख लीजिएगा, नजीब के लिए और मुनीब के लिए 2 शर्ट्स लाई हूँ, मुजना के लिए सूट, वो बता रही थी। अपने लिए भी कुछ लिया? जी लिया है, देख लें। शाहीन शॉपर्स लेकर कमरे में चली गई। मोहतरमा, आ गई आप? इरम आज आई हुई थी। तुम कब आई? वो सीधी होकर बैठी। दोपहर 12 बजे आई थी। 4 दिन के लिए आई हूँ, वो खुश होकर बोली। बस रहने दो। तो आफाक भाई को जैसे ही याद आई, रात ही को लेने आ जाएंगे, वो हंसी। वो ऑफिस की तरफ से इस्लामाबाद गए हैं। अच्छा, जब भी मोहतरमा को छूट मिल गई। आज मेरा क़याम तुम्हारे कमरे में है, खूब ढेर सारी बातें करेंगे। तुम्हारा बच्चा जो सारी रात सोने नहीं देगा। वो अपना बैग उठाकर खड़ी हुई। शाहजर भाई को दे दूंगी, आज बस हम बातें करेंगे। रात को खाने के बाद वो सब लाउंज में बैठे टीवी देख रहे थे। शाहजर नन्हे मोइस के साथ खेल रहा था। वो किलकारियाँ मार रहा था। कल तो ऑफिस नहीं जाओगी? जाना ज़रूरी है, उसने इरम को जवाब दिया। शाहजर भाई आप देख लीजिएगा ऑफिस, मैं तो रोज़ देखता हूँ, अलबत्ता इन्हें एतबार नहीं शायद मुझ पर। वो बोला। मुझे शौक भी नहीं है एतबार का। वो जल गई। एक दिन तो करना पड़ेगा, वो रवानी में बोल गया। इरम ने मुस्कुराकर दोनों को देखा। आओ इरम, कमरे में चलते हैं। दिलहम तुम्हें तुम्हारे बड़े पापा बुला रहे हैं। अम्मी ने उससे कहा। जी अच्छा, अभी आती हूँ। शाहजर ने पहलू बदला। उसे पता था क्यों बुला रहे हैं। तुम कमरे में चलो, मैं आती हूँ, उसने इरम से कहा। इरम, 1 मिनट, तुम इसे पकड़ो, मैं अभी आता हूँ। वो मोइस को उसकी गोद में देकर पहले पापा के पास पहुँच गया। आपने दिलहम को क्यों बुलाया है? तुम्हें क्या फिक्र है? अब वो हैरानगी से पूछने लगे। पापा, आप उससे अभी किसी किस्म की बात ना कीजिएगा। तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? बड़े पापा, आपने मुझे बुलाया? वो अपने से पहले शाहजर को देखकर ठटक गई। इनकी बात दरमियान में रह गई। हाँ आओ मेरा बेटा। उन्होंने बेड पर अपने करीब जगह बनाई। पापा, आपसे जो मैंने कहा है इस बारे में सोचिएगा। तुम जाओ। अब उसे इशारे से जाने को कहा। दिलहम ने दोनों को बड़ी जांचती निगाहों से देखा। उसे लगा कुछ बात ज़रूर है। ये बताओ ऑफिस कैसा जा रहा है? परफेक्ट, वो बशाश लहजे में गोया हुई। ये बताओ आपको तंग तो नहीं करता शाहजर? उन्होंने राजदारी से पूछा। हर बात में अपनी मर्जी चलाते हैं, वो बोली। वो जो तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था उसका क्या हुआ? वो बड़े पापा, कुछ कागजी कार्रवाई हो रही है। दिलहम को अब समझ आई कि शाहजर ने बड़े पापा के जरिए पूछवाया है। कुछ मशीनरी ख़राब हो रही है। आप सारी तफसील शाहजर से पूछ लेते। वो तल्ख हो गई। दिलहम बेटा, तुम मेरी बेटी हो समझी, अगर मैंने पूछ लिया तो इसमें नाराज़गी की तो बात नहीं। इन्हें अफसोस हुआ। सॉरी पापा। वो शर्मिंदा हो गई। कुछ देर उन्होंने बातें की, फिर वो चली गई। उसे शाहजर पर गुस्सा आने लगा, जिसने बड़े पापा के जरिए पे पूछवाया था। हालांकि वो तो दिलहम को कुछ और बताना चाह रहे थे। शाहजर के मना करने पर रुक गए। दूसरे दिन वाकई उसे इरम ने ऑफिस आने नहीं दिया। सारा दिन दोनों बातें करती रहीं। आप दोनों के पास कितना स्टॉक है बातों का? नजीब ने दखल अंदाजी की। तुम्हें क्या तकलीफ है? दिलहम ने घूरा। मुझे तकलीफ नहीं, आपका बेटा रो रहा है। शाहजर भाई उधर से इधर टहलाकर चुप कराने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। बेचारे शाहजर भाई को आप अभी से प्रैक्टिस करवा रही हैं। बके जाना तुम। जाओ लेकर आओ, दिलहम ने डांटा। मैंने कहा भाभी इसे दे आओ। कहने लगे यार रहने दो, इरम आराम कर रही होगी। अब इन्हें कौन बताए कि 2 खवातीन जब बैठी हों तो आराम नहीं बातें होती हैं। वो बोले जा रहा था। मैं इसे ले लूँ जाकर? आओ फिर लॉन में बैठें। वो दुपट्टा संभालती बाहर आ गई। यार इतना रोता है ये, चुप कराना इतना आसान नहीं होता बच्चों को, दिलहम ने तंज किया। देखूंगा तुम्हें कैसे चुप करवाओगी। मैं बिल्कुल नहीं करवाऊंगा, वो बेसाख्ता बोल उठा। इरम का हंसी के मारे बुरा हाल हो गया, जबकि दिलहम के गुस्से से हालत बुरी हो गई। भाईजान, वैसे आप भी करवा लेते हैं, लेकिन इस वक्त मैं बिल्कुल इसका साथ नहीं दूंगा। देखूंगा कि कैसे हैंडल करती है। शट अप, क्या बकवास है। वो सुरखोते चेहरे के साथ धाड़ उठी, जबकि शाहजर बोले जा रहा था। दिलहम, इसमें नाराज़गी की क्या बात है? इरम ने उसे देखा।
یہ تو اس وقت بھی مجھ پر غصہ کرے گی۔ شاہزر بالکل اس کی پرواہ نہیں کر رہا تھا۔ بڑے پاپا، بڑے پاپا، اس نے شور مچا دیا۔ اب تو شاہزر نے بھاگنے میں عافیت جانی۔ کیا ہوا بھائی، کیوں چیخ رہی ہو؟ امی چلی آئیں۔ پیچھے بڑے پاپا، بڑی امی بھی۔ آپ شاہزر کو سمجھا لیں، مجھ سے اول فول بولتے رہتے ہیں۔ وہ بولی۔ ایسا کیا بول دیا اس نے؟ بڑی امی کو ناگوار گزرا۔ بڑی امی، اگر میں ان کی شکایت کروں گی تو آپ کو برا لگے گا۔ برا ہمیں نہیں، تمہیں لگتا ہے۔ بچہ تمہارا خیال رکھتا ہے، تم پیچھے پڑی رہتی ہو۔ شاہدہ، آپ خاموش تو ہو جائے، بڑے پاپا نے چپ کرایا۔ ارم نے بھی نہ بتایا کیونکہ شاہزر اسے اشارے سے منع کر رہا تھا۔ دلہم تو جلے پیر کی بلی ہو رہی تھی۔ دل چاہ رہا تھا شاہزر کا منہ توڑ دے، اتنی بے باکی سے بول گیا تھا وہ، اور شاہزر کے متعلق سوچے۔ ناممکن، کبھی نہیں۔ وہ غصے میں ادھر سے ادھر ٹہل رہی تھی۔ اسے برداشت نہیں ہوا تو وہ پیچ و تاب کھاتی شاہزر کے کمرے میں دھڑ سے دروازہ کھول کر گھسی، جو شاید سونے کی تیاری کر رہا تھا۔ آخر آپ سمجھتے کیا ہیں؟ کیا سوچ کر آپ نے وہ بکواس کی؟ وہ سخت لہجے میں بول رہی۔ ابھی تک نالا ہو، اس لیے بتانا بھی نہیں چاہتا۔ کیا بتانا نہیں چاہتے؟ تن کر بولی۔ یہی کہ تمہارا اور میرا رشتہ بچپن سے طے کیا جا چکا ہے۔ اس نے دھماکہ کیا۔ کیا؟ وہ تو سن سی ہو گئی۔ چچا جان اور پاپا نے یہ رشتہ طے کیا تھا، اور کچھ جو پوچھنا ہے تم پاپا سے پوچھنا، ابھی میں سونے جا رہا ہوں۔ اس نے اپنے وسیع و عریض بیڈ پر تکیہ درست کیا۔ یہ کبھی نہیں ہوگا۔ وہ مٹھیاں بھینچ کر رہ گئی۔ جو کر سکتی ہو کر لو، اس وقت نکل جاؤ کمرے سے، اس نے حکم دیا۔ وہ رکی نہیں، چلی گئی۔ شاہزر کے اعصاب جکڑ کر رہ گئے، کیونکہ اسے پتا تھا وہ فساد برپا کرے گی، پھر پاپا کو کتنا دکھ ہوگا۔ ایک ہفتے تک اس نے اس سے بات تک نہ کی۔ آفس میں بھی وہ مصباح کے ذریعے ہی اس سے بات کرتی تھی، گھر میں اس کے آتے ہی ادھر ادھر ہو جاتی۔ شاہزر نے نوٹ کر لیا تھا کہ وہ اس سے کترائی ہوئی ہے۔ اب وہ اس کی فیلنگ سے کچھ محفوظ ہو رہا تھا۔ فیصل، تم نواز اینڈ سنس کو انفارم کر دو کہ ہم ان کا کانٹریکٹ لے رہے ہیں۔ دلہم نے جیسے ہار مان لی۔ میڈم، شاہزر صاحب پہلے ہی کر چکے ہیں، مشینریز پہنچنے والی ہیں۔ کب کیا انہوں نے سائن؟ مجھے خبر بھی نہ ہوئی۔ وہ بولی، انہوں نے تو اسی وقت کر لیا تھا جب آپ نے انگلینڈ سے کانٹریکٹ کیا تھا۔ اس نے تفصیلی طور پر بتایا۔ اچھا، تم اظہار صاحب کو بھیجو۔ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ اوکے میڈم۔ وہ مؤدب ہو کر چلا گیا۔ اظہار صاحب تو نہ آیا، البتہ شاہزر آ گیا، کیونکہ فیصل نے اسے سب کچھ بتا دیا تھا۔ وہ اب لب کچلتی نگاہ چراتی شاہزر کو بہت اچھی لگی۔ مسکراہٹ بھی ہونٹوں پر آویزاں تھی۔ میں نے اظہار صاحب کو بلایا تھا۔ اظہار صاحب کو کچھ نہیں پتا، سارا کام میں نے کیا ہے۔ وہ ٹیبل پر ہاتھ جما کر کھڑا ہو گیا۔ فون کلر کی پینٹ اور لائٹ پنک شرٹ پر ٹائی لگائے ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ سارے انگریزوں والے نقوش تھے، ہر کوئی دھوکہ کھاتا، مگر جب وہ اردو میں بات کرتا تو سب حیران رہ جاتے۔ مجھے ان سے ہی ساری تفصیل سننی ہے۔ دیکھو، میں نے اپنے شیئرز کے ساتھ سائن کیا۔ جب تم با اختیار ہو تو میں بھی، میری بھی مرضی، کسی سے بھی کانٹیکٹ کروں۔ وہ ذرا سخت لہجے میں بولا۔ میں آپ کو پہلے بتا کر کرتی ہوں۔ وہ غصے میں تل ملائی۔ تم بتاتی نہیں، صرف خبر دیتی ہو، سارے کام خود کرتی ہو۔ سارے کام تو آپ کرتے ہیں، میری مرضی کب شامل ہوتی ہے؟ اسے تو جب سے یہ پتہ چلا تھا اس کا اور شاہزر کا رشتہ پکا ہو چکا ہے، اس وقت سے وہ جلی کٹی کرتی۔ اگر تم دوستانہ انداز رکھو تو تمہاری مرضی بھی شامل ہو۔ اس نے مسٹرڈ کاٹن کے سوٹ میں اس کی شرابی رنگت دیکھی، چھوٹی سی کامنی لڑکی، پر غصہ تو بالکل سوٹ نہیں کرتا تھا۔ دوستانہ انداز، یہ دوری جو ہوتی ہے دلہم، اس سے دوسروں کے لیے تھوڑی گنجائش نکل آتی ہے۔ آپ کے لیے کم سے کم میرے دل میں گنجائش نہیں نکل سکتی، آپ کی یہ حسرت ہی رہ جائے گی۔ میری پرچھائی تک نہیں حاصل کر سکتے۔ وہ بھڑک اٹھی۔ تم بھی بغور سن لو، میں شاہزر خان بھی ضد کا پکا ہوں۔ ایک وقت آئے گا تم صرف میرے پاس آنے کے لیے مچلو گی۔ دلہم، یاد رکھنا، اس وقت میں تمہاری طرف بالکل نہیں بڑھوں گا۔ وہ بھی روب سے بولا۔ یہ آپ کا خواب ہی رہ جائے گا۔ آج ہی میں بڑے پاپا سے بات کروں گی۔ اگر تمہیں انکار کی ہمت ہے تو کر دینا، کیونکہ میں سب کو دکھ نہیں دے سکتا۔ تم صرف سب کو دکھ دیتی آ رہی ہو، جو صرف اپنے متعلق سوچتی ہو۔ چچا جان کی اتنی خود سر بیٹی ہو کہ مجھے بعض اوقات دل چاہتا ہے۔ وہ بولتے بولتے رک گیا۔ ہاں، کیا دل چاہتا ہے؟ بولو۔ یہ جان سے مار دیں گے، بس نہ چلا تو یہ کہہ دیا۔ مسٹر شاہزر، نام اور مذہب بدل لینے سے کوئی کسی جیسا نہیں بن جاتا۔ تمہارا فیملی بیک گراؤنڈ تو ہم سے نہیں ملتا۔ وہ اب پھر اس کی ذات کو تنقید نشانہ بنانے لگی۔ ہاں، ملتا ہے میرا بیک گراؤنڈ نان مسلم سے۔ میرے پیرنٹس مسلمان مرے ہیں اور مجھے بھی مسلمان بنایا۔ کبھی تم نے اپنے مذہب کا مطالعہ بھی کیا ہے؟ صرف نام کی مسلمان ہو۔ اب باری طنز کرنے کی اس کی تھی۔ دلہم تو جھینپ سی گئی۔ واقعی وہ تو کسی وقت نماز تک نہیں پڑھتی تھی، جبکہ وہ باقاعدگی سے نماز پڑھتا۔ ہمارا مذہب تو امن و صلح کا سبق دیتا ہے، پیار اور محبت کا درس دیتا ہے۔ کوئی اگر برائی کر رہا ہو تو اس سے بدلے کا کبھی نہیں کہتا۔ تم کیا کرتی ہو بتاؤ؟
कभी अमल किया है इन बातों पर या सिर्फ मुसलमान मुसलमान की गर्दान करती रहती हो? अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान ही पैदा हुआ और मरूंगा भी, क्योंकि मेरे दिल में ईमान की ताकत है। देखना, वो दिन दूर नहीं, तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास होगा। इस वक्त दिलम तुम्हारा साथ कोई नहीं देगा, यहाँ तक कि अल्लाह भी नहीं, क्योंकि तुम अल्लाह के बंदों को नाराज़ करती हो, चची जान का कितना दिल दुखाती हो। कभी सोचा है तुमने? या तुम जज्बात और एहसास से आरी हो गई हो? आज तो दिलम को वो बहुत कुछ कह गया और वो हक्का बक्का सी देखती रह गई। और तुम क्या समझती हो कि बिज़नेस करना सिर्फ तुम्हें आता है? जब से तुमने ज्वाइन किया है सिर्फ नुकसानात ही किए हैं, लेकिन गलती तो तुम मानती नहीं हो। वो टेबल से तमाम चीज़ें उठाकर फेंकने लगा। तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुम्हारे नाम खूबसूरत जज्बे किए जाएं, तुमसे मोहब्बत की जाए। जिस लड़की को अपने सिवा कुछ नज़र नहीं आता वो क्या मुझसे मोहब्बत करेगी? वो उस पर कागज़ उछाल कर चला गया। कागज़ एतराफ़ में बिखर गए और वो भी आज बिखर गई। कितनी सख्त और खरी बातें कर गया था वो टेबल पर सर रख कर रो दी। इतने में फ़ोन की बेल हुई तो वो संभल गई। फ़ोन अटेंड किया तो जो अंधोनाक खबर मिली वो उसके आसाब को तोड़ने के लिए काफ़ी थी। इंग्लैंड का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया था, उसकी सारी रकम भी डूब गई थी। इतना बड़ा नुकसान वो फिर बर्दाश्त ना कर पाई, उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। 3 दिन से वो खामोश थी, ना खा रही थी ना पी रही थी, ऑफिस भी नहीं जा रही थी। सबको तशवीश हो रही थी, मगर सारी खबर सिर्फ शाहजर को थी। शाहजर इधर बैठो, पापा ने उसे रोक लिया जो सोने जा रहा था। जी। वो रुक गया। मेरे कमरे में आओ, वो ये कहकर चले गए। वो अपने कुर्ते के बटन बंद करता उनके पीछे हो लिया। अम्मी ईशा की नमाज के बाद तस्बीह पढ़ रही थीं। पहले शाहजर पर पढ़कर फूंका, दिलहम ऑफिस क्यों नहीं जा रही? मुझे खुद खबर नहीं, उसने भी छुपाया। देखो मैं पूछ इससे भी सकता हूँ, मगर मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। अच्छा है ना नहीं जा रही? घर में भी टिक कर बैठे, कल को घर बार संभाल कर बैठेगी तो क्या जब भी जाएगी? अम्मी ने अपनी मुदाखलत ज़रूरी समझी। आप खामोश होंगी। कुछ देर पापा ने इन्हें देखा तो वो पहलू बदल कर रह गईं। बताओ बात क्या है? उसने जो इंग्लैंड से कॉन्ट्रैक्ट किया था कैंसिल हो गया, रकम भी अब नहीं दे रहे हैं। जाहिर है उसकी गलती थी, अब वो खामोश होगी। समझ तो गया था, तस्दीक चाह रहा था। किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। मेरा मशवरा उसे बुरा लगता है, मैंने अब बोलना ही छोड़ दिया। वो अफसरदगी से गोया हुआ। ये तुमने गलत किया है पापा, आप खुद सोचें। हर बार मेरी हर बात पर झिड़क देती है। लगता है शाहजर तुम मेरी बातें भूल गए हो। उन्होंने संजीदगी से शाहजर का हाथ दबाया। पापा मुझे याद है, मैं मना नहीं कर रहा, मगर फिर भी आप दिलहम से पूछ लें, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो सारी ज़िंदगी हमें पछताना पड़े। यही बात तो इनको समझ नहीं आती। अम्मी को शाहजर की बात माकूल लगी। वो अगर गलत काम कर रही है या वो हमसे नफ़रत करती है तो उसे उसके हाल पर छोड़ दें। कुछ लोगों को मोहब्बत से भी हैंडल किया जाता है। वो बोले, पापा वो मोहब्बत के मानी ही नहीं समझती। उसे तो आप दिलहम के रवैये दुख दे रहे थे, तुम समझाओ इसे मानी। अब वो मानी खेस हुए तो वो झेप गया। शाहिदा आप ऐसा करें, शाहीन से कहें कि हम ईद के बाद इन दोनों की शादी कर रहे हैं, क्योंकि अब ये ज़रूरी हो गया है। पापा ने अपना प्रोग्राम तरतीब दिया। पापा अभी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो तो घबरा गया। इतनी जल्दी भी क्या है, ईद में 2 माह हैं, इतनी जल्दी मुमकिन नहीं। अम्मी को उनकी जल्दबाजी पसंद ना आई। दिलहम को मैं हैंडल कर लूँगा, जाओ बेटा तुम सो जाओ जाकर। उन्होंने मुस्कुराकर उसका गाल थपथपाया। उस दिन के बाद से दिलहम के दिल की हालत ही बदल गई थी। कितनी सच्ची और खरी बातें कही थी उसने। वो सिर्फ अपने मुतल्लिक सोचती थी। उसे ना अम्मी का ख्याल था, ना नजीब का, और ना ही इतने चाहने वाले लोगों का। कितनी दूर हो गई थी वो पापा की वफ़ात के बाद। समझाया था अम्मी ने कि बिज़नेस तुम्हारे बस का नहीं, मगर उसे तो बेटा बनना था। और क्या हुआ? सिर्फ नुकसान। सब कुछ गंवा दिया। पापा का सारा सरमाया ख़त्म, सिर्फ उसकी ज़िद और जल्दबाजी से। शाहजर की उसने बिल्कुल ना सुनी। वो फूट फूट कर रो दी। शर्मिंदगी और कैद के मारे बुरा हाल था। मुतहिश और मुस्तरब रहने लगा। इसका दिल शाहजर के भी सामने नहीं जाती। दिलहम बाजी जल्दी से तैयार हो जाएं, मुइज़ की बर्थडे पर नहीं जाना। मुजना उसके कमरे में चली आई। मुजना मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अरे वहाँ आप नहीं गई ना तो इरम बाजी नाराज़ होंगी। वो बोली, प्लीज़ वाकई तबीयत ठीक नहीं है। अब मुजना ने उसकी सूरत देखी, सूजी आंखें थी, ठीक है। फिर वो चली गई। दिलहम ने सुकून का सांस भरा, मगर फिर बड़े पापा के कहने और अम्मी की डांट की वजह से उसे ना चाहते हुए भी तैयार होना पड़ा। हालांकि दिल की दुनिया ही अलग हो गई थी। रॉयल ब्लू सूट पहना, उस पर वाइट मोतियों का काम था। बालों को कैचर में कैद किया, लाइट सा मेकअप भी किया, सिर्फ सब लोगों की वजह से जो उसे चाहते थे। वही सबसे बेगाना बनी हुई थी। शाहजर ने उसके दिलो दिमाग की इमारत हिलाकर रख दी थी, वरना तो वो इसी तरह सरकश ही रहती। वो तैयार होकर नीचे आ गई तो देखा सब जा चुके थे। ये क्या,
उसे छोड़ गए। दिल उसका बुझ गया। शाहज़र अपने कमरे से चलता आया। वो भी अभी तक नहीं गया था। दिलहम को देखकर वो भी हैरान था कि अभी तो मना कर दिया था। ये पल में तोला पल में माशा कैसे हो गई। सजी संवरी दिलहम को उसने बगौर देखा। हुस्न भी आज सोगवार लग रहा था। वो फ़ोन करने लगी। हेलो इरम, मुझे सब छोड़कर चले गए। रूठे हुए बोली, नहीं अब नहीं आ रही। वो अकड़ गई थी। लेकिन मेरी और इनकी कोई बातचीत नहीं है। बोल ऐसा ऐसा रही थी, मगर शाहज़र पुश्त पर खड़ा सब सुन रहा था। मुझे इनके साथ नहीं आना। इतने में शाहज़र ने उसके हाथ से रिसीवर झिपटा तो वो उसके हिसार में आ गई। शाहज़र के वजूद से टीरोज़ परफ्यूम की महक उसके नथनों में घुसी और वो उसके इतने करीब थी कि निकल ही नहीं पाई। हाँ हाँ, मैं लेकर आ रहा हूँ, बस 5 मिनट लगेंगे। उसने बात करके रिसीवर रख दिया। हाँ बताओ, चलोगी मेरे साथ? वो आंखों में मानी खेजी लिए बोला। दिलहम घबराकर इधर उधर देखने लगी। जो दीवार पर दोनों हाथ टिकाए उसे अपने हिसार में लिए हुए था। दिल तो नहीं चाह रहा कि तुम पर रहम किया जाए, मगर इस दिल का क्या करे। दिलहम के चेहरे पर हल्की सी शर्मिंदगी थी। प्लीज़ हाथ हटाइए। इस बार लहजे में ज़रा नरमी थी। अगर सारी ज़िंदगी इसी तरह खड़ा रहा तो क्या करोगी? हाथ हटाइए प्लीज़। वो अब उसे धक्का देकर निकली। वैसे दिलहम, तुमने अपना बहुत बड़ा नुकसान किया है। हाँ, नुकसान ही तो हुआ था। अपनी अना को उसने ऊंचा रखा हुआ था। वो रोती हुई ऊपर चली गई। शाहज़र ने भी बुलाने का तरद्दुद ना किया और चला गया, मगर दिल गिरफ्ता सा था। वो चाहे उससे नफ़रत करती थी, मगर वो तो मोहब्बत करता था। पता नहीं कब कैसे उसके दिल में जगह बनाती गई। कितनी लड़कियों ने उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। कई तो उसकी खूबसूरती से मरूब हुई, कुछ तो उसे रश्क से देखती थीं, मगर वो बिल्कुल ऐसा ना था। उसने दिल की गहराइयों से उसे चाहा था और ज़िंदगी भर चाहता रहेगा। शबान का चांद नज़र आ चुका था। 15 दिन ऐसे गुजरे के पता ही ना चले। दिलहम ने ऑफिस जाना छोड़ दिया था। किसी ने भी इसरार ना किया था। शाहज़र भी उससे बात नहीं करता था। कितनी उसने बेइज्जती की थी और वो दिल पर चिरके लगाती रहती। और फिर रमज़ान शरीफ भी आ गए। पापा के बाद आज ये तीसरे रमज़ान थे। उसे पापा की याद आई। कितनी पुरसुकून ज़िंदगी थी। ख़ज़ां तो इस वक्त आई जब पापा रुखसत हो गए और उसने ख़ुद को ऑफिस में बिज़ी कर लिया था। दिलहम, तो आज जाकर कुछ शॉपिंग कर आओ, बड़ी अम्मी ने उससे कहा, जो शाम के लिए इफ्तारी वगैरह का इंतज़ाम कर रही थी। क्यों बड़ी अम्मी, अभी इतनी जल्दी क्या है? आज तो 5वां रोज़ा है। अरे बेटा, कुछ काम ऐसे होते हैं जो पहले करने पड़ते हैं। वो कैबिनेट से चावल का थैला निकालने लगी। अभी बहुत दिन है ईद में, बाद में ले आऊँगी। फिर मुजना भी तो है। वो समोसे की परत बना रही थी। मुजना तो जाती है शाहज़र के साथ। इसकी तो पहले ही से शुरू हो जाती हैं तैयारियाँ। मैं भी चली जाऊँगी। वो बोली, तुम्हारी तैयारी ज़्यादा ज़रूरी है। कोई कामदानी सूट पसंद करना, क्योंकि सादा सा सूट अच्छा नहीं लगेगा। दिलहम ने अब झटका खाकर उन्हें देखा। आखिर वो इतनी अहमियत क्यों दे रही थीं? दिल की रफ्तार में इजाफा हुआ। बड़ी अम्मी, मैं कामदानी सूट नहीं पहनती। उसने बर्नर बंद किया। शाहीन, तुमने क्या इसे बताया नहीं? उन्होंने शाहीन से पूछा, जो चावल चुनने के लिए निकालने लगी। भूल गई। वैसे बताना ज़रूरी भी नहीं है, फिर भी बच्ची से जिक्र तो कर देती। मैंने तो शाहज़र को पहले ही बता दिया। अब तो दिलहम के जिस्म में झरीरी सी दौड़ गई। वो क्या कह रही थी? कहीं वो तो नहीं हो रहा जो शाहज़र ने कहा था? दिल एकदम खुश भी हुआ, क्योंकि शाहज़र के लिए अब तो वो किसी और ही अंदाज से सोचने लगी थी। ईद के दूसरे दिन तुम्हारा और शाहज़र का निकाह है। जी बड़ी अम्मी। घर में शोखी से रुखसार अलग लाल अंगारा होने लगे थे। अब ना करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत तुमने चलाई है। बच्चा मेरा पहले ही परेशान है। वो बोल रही थी जबकि वो सर झुकाकर रह गई। अब तो उससे खड़ा ना हुआ गया। वो तेज़ी से भागी तो मुनीब से टकरा गई। ओए, प्यार किया, वहशत है। उसने दिलहम को थाम लिया। तुमने तो डरा दिया। वो बोली, आपने डराया है। अच्छा हटो आगे से। अब वो सीधी भागी तो शाहज़र से टकराई और फिर तवाज़ुन वो बरकरार ना रख सकी। वो फिसलती नीचे आई। उसने पकड़ने की भी कोशिश की। दिलहम, वो घबरा कर नीचे भागा, क्योंकि सर पर उसके चोट लगी और तकलीफ से बेहोश हो गई। अम्मी, चची जान, दिलहम बाजी गिर गई हैं। दिलहम दिलहम। शाहज़र ने उसका चेहरा हाथों में लिया। लम्हों में हुआ था। माथे से खून उबल रहा था। पूरे घर में शोर हो गया। शाहज़र ने उसे उठाकर जल्दी गाड़ी में डाला और अस्पताल ले गया। अम्मी और चची जान तो होल गई थीं। मुनीब शाहज़र के साथ था। फ़ौरन तिबी इमदाद दी। माथे की बैंडेज कर दी थी। रोज़ा भी उसका टूट गया था। 1 घंटे में होश आ गया। आंखें खोली तो शाहज़र उसके करीब ही बैठा था। कैसी हो? लहजे में उसके लतीफ़ सी मोहब्बत का चाव था। ठीक, लेकिन हल्की आवाज़ में कहा। डॉक्टर ने उसे घर जाने का कह दिया था। दवाइयाँ लिखती थी, मगर सोने से मना कर दिया था। घर आकर बड़े पापा तो उसके सरहाने बैठ गए। इरम को खबर हुई तो वो भी ज़ुबैर के साथ आ गई। रमज़ान शरीफ का आखिरी अशरा शुरू हो चुका था।
घर में दोनों की निकाह की तैयारियां भी जारी थीं। मुजना रोज़ स्कूल से आने के बाद किसी न किसी के पीछे लग जाती। मुझे बाजार जाना है, नजीब और मुनीब टाल दे कर निकल जाते। शाहज़र के पीछे लग जाती। अम्मी, इतनी तैयारी की क्या ज़रूरत है? वो ईशा की नमाज़ पढ़कर आया तो इन्हें इतने कपड़ों के ढेर में देखा जो कामदानी सूट के काम देख रही थीं। ज़रूरत है, क्योंकि इस ईद पर निकाह और बकर ईद के बाद फिर तुम दोनों की रुखसती करनी है, फिर दोबारा खड़ाक फैलाएंगी। वो कैसे? और क्या, कल तुम इत्तिकाफ़ में बैठ जाओगे, 10 दिन कुछ नहीं होगा, फिर तुम कहोगे इतनी जल्दी, मेरा मूड नहीं। वो उसकी आदत से वाकिफ़ थीं। पिछले साल मैं इत्तिकाफ़ में बैठने से रह गया, सिर्फ इसकी वजह से। अच्छा, अब इसे कुछ ना कहो, अच्छी हो गई है वो, सबका ही कहना मान रही है। और मुझे क्या चाहिए? वो खुशी से भरपूर लहजे में बोली। बच्ची बेचारी बच गई, मेरा तो दिल डर रहा था कहीं गिरने से उल्टा सीधा ना हो जाए। शाहज़र उनके कहने पर मुस्कुरा दिया, क्योंकि वो दूर अंदेश बहुत थीं। अपनी तैयारी भी कर लेना, क्योंकि चाँद देखने के बाद तुम उठोगे, फिर टाइम ना होगा। साथ ही वो हदायत भी देने लगीं। शाहज़र ने अब उठने में आफियत जानी कि वो मज़ीद कुछ और हुक्म जारी ना कर दें। वो कॉरिडोर में आया तो देखा दिलहम फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। माथे का ज़ख़म अब कदरे बेहतर था, कुछ कमज़ोर सी भी हो गई थी। उसने रुक कर उसे देखा तो दिलहम झींप गई। अब जबकि वो दोनों एक मजबूत रिश्ते में बंधने जा रहे थे तो उसके जज्बात और एहसासात ही बदल गए। दिलहम ने जल्दी से बात करके फ़ोन रखा और फिर जाते हुए शाहज़र को मुखातिब कर लिया। मुझे आपसे कुछ कहना है। रुक रुक कर बोली, हिजाब भी माने था। शाहज़र ने रुख घुमाकर उसे देखा, जो पलकों की झालर उठा और गिरा रही थी। नाजुक सरापे को दुपट्टे में ओढ़कर छुपाया हुआ था। आपको मुझ पर अब गुस्सा तो नहीं? बड़ी जल्दी ख्याल आ गया। उसने बगौर उसे देखा, जो नर्वस भी हो रही थी। आप सबका ख्याल रखते हैं तो मेरा भी तो फ़र्ज़ है आपका ख्याल रखूं, वरना तुम्हारा दिल नहीं चाहता? उसने उल्टा उसको इल्ज़ाम दिया। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है, जो कुछ भी हो। दिलहम, मैं अगर ये रिश्ता जोड़ रहा हूँ तो सिर्फ़ इन प्यारों के लिए जो तुमसे और मुझसे मोहब्बत करते हैं। मुझे तो इनकी परवाह है, शायद तुम्हें ना हो। ऐसी बात नहीं, मुझे भी परवाह है, लेकिन अब दिलहम, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, क्योंकि हर लम्हा तुमने मुझे तज़हीक भरे अंदाज में देखा। मैं सिर्फ पापा की बात निभा रहा हूँ, वरना मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। वो जमा कर बोल रहा था और वो कैद के मारे लब कुचलने लगी। शाहज़र, आप एक बार गुंजाइश नहीं निकाल सकते? तुमने नहीं कहा था गुंजाइश अपनों के लिए निकाली जाती है, जबकि मेरा बैकग्राउंड तो फरंगियों से मिलता है। मुसलमान तो सिर्फ तुम हो, मुझे क्या तमीज़? उसने कहा। दिलहम कसीदा निगाह डालकर रह गई। तुम मेरे नाम के साथ जुड़ तो जाओगी, लेकिन मेरे जज्बात और एहसासात तुम्हारे लिए ना होंगे। मिलन सिर्फ नामों का होगा, दिलों का नहीं, याद रखना। वो ये कहकर लंबे लंबे डग भरता ऊपर चला गया। दिलहम ने धुआं होते चेहरे के साथ उसे जाते देखा। नुकसान तो उसने खुद किया था, मोहब्बत करने वाला शख्स गवा दिया, सिर्फ अपनी अना और ज़िद की वजह से। वो बेअख्तियार रो दी। आखिरी अशरा भी ऐसे ही गुजरा कि पता ही ना चला था। शाहज़र हमेशा करीबी मस्जिद में इत्तिकाफ़ में बैठा था। कभी मुनीब तो कभी नजीब उसे खाना वगैरह पहुंचाते थे। अब तो दिलहम ने ही सारी उसकी जिम्मेदारी उठाई थी। दिल से दुआ भी की कि एक बार शाहज़र उसकी जानिब पलट आए। इन दोनों के निकाह की तैयारी भी हो चुकी थी। चांद नज़र आ चुका था। मुजना ने सबसे पहले उसे खबर दी, फ़ौरन ऊपर जाकर दुआ मांगी कि शाहज़र के दिल में उसके लिए नरमी पैदा कर दे। कितना सच कहा था शाहज़र ने, एक दिन आएगा तुम सिर्फ मेरे पास आने को मचलोगी। तुम याद रखना, मैं तुम्हारी तरफ बिल्कुल नहीं बढ़ूंगा। उसके कान में बात गुज़श्त हुई तो वो घबरा गई। कितनी सच हो गई थी बात, जैसे अपने ऊपर मुकम्मल यकीन था, और आज वो सब इरादे और दावे मस्मार हो गए सिर्फ उसकी मोहब्बत के आगे। यानी शाहज़र अपनी मोहब्बत में सच्चा था, अपने अल्लाह पर कामिल यकीन था, और वो जो अपने आप को मुसलमान कहती थी इतनी बेबस थी। खूब गुनाहों की तौबा की, चेहरे से आंसू साफ किए, नीचे उतर कर आई तो देखा शाहज़र आ चुका था। सब ने ही उसका पुरजोश इस्तकबाल किया था। वो निगाह झुकाकर गुजर गई। मुनीब ने खांसना शुरू कर दिया। खैर से 2 दिन बाद भाई आप दोनों रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक होने वाले हैं। तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे शादी कार्ड हो हाथ में। नजीब ने छेड़ा। मैंने कहा मोहतरमा भाईजान आए हैं, मुबारकबाद दे दें। अब वो हमारे सामने थोड़ी देंगी। क्यों शाहज़र भाई? नजीब ने मानी खेज से कहा। शाहज़र ने एक धप लगाई। वो सीधे अपने कमरे में भाग ली। वार्डरोब खोलकर कार्ड और फूल निकाला जो वो मुजना के साथ आज ही बाजार से लाई थी शाहज़र को मनाने के लिए। जल्दी जल्दी कार्ड लिखा, एक खूबसूरत सा शेर लिखा और जल्दी से शाहज़र के कमरे में उसके बेड पर रखकर आ रही थी कि किसी के कदमों की चाप पर वो घबरा गई, क्योंकि कदम इस कमरे में आ रहे थे। वो झट खिड़की पर पड़े, दबी इस पर्दों के पीछे छुप गई।
इतनी तेज़ी से भागी कि उसे खबर ही ना हुई कि दुपट्टा पर्दे से बाहर झांक रहा है। शाहज़र ने आते ही दरवाज़ा बंद किया तो दिलहम का दिल बंद हो गया। अब कैसे निकलूँगी? हाय, क्या हो गया? दिल धक धक करने लगा, कहीं वो देख ना ले। शाहज़र ने चौंक कर कार्ड उठाया। उस पर एक गुलाब की अधखिली कली भी रखी थी। उसने खूबसूरत से कार्ड को उठाकर खोला तो एक शेर लिखा था, रूठने वाले, अगर इजाज़त हो ईद के रोज़ मिलने आ जाऊँ। नीचे दिलहम रहमान लिखा था। उसके लबों पर मुस्कुराहट रेंग गई। कली को होंठों से लगाया। वो पर्दे में छुपी सारी हरकत देख रही थी। शाहज़र ने कुछ देर कार्ड को देखा, वापस बेड पर डाला और वार्डरोब की तरफ बढ़ा। वो भी तो उसके लिए बहुत कुछ लाया था, सोचा था किसी खास मौका पर देगा। उसने वार्डरोब बंद की तो गैर मुतवक्को नज़र पर्दे से झांकते दुपट्टे पर पड़ी जो दिलहम का ही था। पर्दा भी हिल रहा था। उसने तेज़ी से पर्दा हटाया तो वो धक से रह गई। दिलहम ने ज़ोर से आंखें बंद कर लीं। तुम इधर क्या कर रही हो? उसने ज़रा सख्ती से पूछा। वो मैं कार्ड देने आई थी। उसे बौखलाहट में बोला ना गया। कार्ड के साथ तुम भी इधर रुक गई। अब वो उसके घबराए हुए चेहरे को देखकर मुस्कुराया। मैं जा रही हूँ। वो तेज़ी से भागी तो शाहज़र ने हाथ पकड़ कर रोका तो वो उसके सीने से आ लगी। अब तो शर्म घबराहट से उसका बुरा हाल हो गया। क्या सोचा और क्या हो गया? उसने तो सोचा था वो कार्ड रख कर जाएगी। किस्मत ख़राब थी, पकड़ी गई। कार्ड रखने आई थी, हाथ में नहीं दे सकती थी। वो उसके कान में सरगोशी करने लगा। उसे दिलहम का अंदाज़ पसंद आया था। झट सारी नाराज़गी भग से उड़ गई। तुमने ये शेर सुना है? अभी तो ज़िद है तुझे रास्ता बदलने की। कभी तू रोएगा मेरी चाहतों के लिए। दिलहम शेर सुनते ही शर्मिंदगी से सर झुकाकर रह गई। निगाह ना उठा पाई। वो भूल गई कि शाहज़र के वो कितने करीब है। इस शेर से मिलती जुलती सिचुएशन नहीं हो गई तुम्हारी? अब वो शरारती अंदाज में मुस्कुराया। मुझे अपने अल्लाह पर कामिल यकीन था कि तुम एक बार सिर्फ मेरे लिए तड़पोगी। मैं ऐसे ही मौके के इंतज़ार में था जब इतने सर्द महर बने हुए थे। उसने शिकवा किया। तुम पर थोड़ा गुस्सा था, वरना तन मन धन से जनाब का हूँ। उसने दिलहम के शानों पर हाथ रखे तो वो खजल हो गई। कार्ड पसंद आया? उसने अब उसके हाथ हटाए। बहुत खूबसूरत और शेर भी। वैसे तुम वाकई कल मुझसे ईद मिलने आओगी? अब वो ज़रा मानी खेजी से उसकी आंखों में देखने लगा तो वो शर्मा कर रह गई। मुझे जाने दें। अब वो शाहज़र की बेबाकी से घबरा गई। पहले ये बताओ, ईद मिलने आओगी? इंतज़ार करूं? पता नहीं। वो उसके हाथ पकड़ने पर कसमसा गई। फिर ठीक है, पापा से कहता हूँ कि साथ ही रुखसती ही करें, क्योंकि तुम्हारा कुछ पता नहीं कब मुकर जाओ। बेफिक्र रहें, मैं इसी बात पर कायम रहूँगी। यानी ईद मिलने आओगी? वो उसे तंग किए जा रहा था। क्या है? वो झेंप गई। ईदी अभी लोगी या कल? मेरी ईदी तो आप हैं। उसने महजूब होकर पलकें झुका लीं। तो फिर इसी बात पर ईद मिलो। वो आगे बढ़ा तो वो सिटपटा सी गई शाहज़र की हरकत पर। ज़रूरत से ज़्यादा आप बेशरम हैं। आपका कोई भरोसा नहीं कि आपके पास रुका जाए। उसने अपना दुपट्टा संभाला और जाने के लिए मुड़ी। तो मैं पापा से कहूँगा कि आपकी भतीजी अब मेरे बगैर नहीं रह सकती। परसों ही रुखसती करें। उसने हाँक लगाई। मुंह धो के रखिए, इतनी जल्दी तो मैं आपके हाथ नहीं आने वाली। वो उस पर तकिया मारकर भाग ली। वो भी पीछे ही दौड़ा, मगर वो सीढ़ियाँ उतर चुकी थी और शाहज़र को जानदार कहका लगाकर मुड़कर उसने देखा। वो आंख मारकर रह गया। सामने से बड़े पापा आए तो वो अंदर भाग ली, जबकि शाहज़र खजल होकर अंदर आ गया। होंठों पर मुस्कुराहट थी, क्योंकि आज तो उसने इत्तिकाफ़ से उठने से पहले दुआ की थी कि दिलहम और उसका मिलन ज़रूर हो। उसने अपने अल्लाह के हजूर शुक्राने के नफल अदा किए। इस बार की ईद पिछली ईदों से मुख्तलिफ थी, क्योंकि ईद और मिलन दोनों आज ही थे।